नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आज हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह के उन सनसनीखेज बयानों की जिसमें वो कह रहे हैं कि ईवीएम की काट उन्होंने खोज ली है। वो 400 से ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, ताकि मजबूरी में चुनाव आयोग को किसी न किसी तरीके से चुनाव जो है वो बिना ईवीएम के कराने पड़े। इसके अलावा राम मंदिर के चंदे को लेकर के उन्होंने बड़ा आरोप जड़ दिया है। और क्या बीजेपी ईवीएम से ही चुनाव कराने पर अड़ी हुई है या लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है? बहुत सारे सवाल उन्होंने उठा दिए। 384 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, कहा है हमें 400 उम्मीदवार खड़े करने। ये बात पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में भी कही थी, लेकिन वहां ऐसा हो नहीं पाया। तो क्या मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्विजय सिंह एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज कम से कम इतना तो कर ही लेंगे कि वो अपने अपने क्षेत्र से 400 से ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतार दें। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि फिर बीजेपी और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए भी यह परेशानी का सबब होगा, क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी फिर से बनानी पड़ेंगी और इसे लेकर काफी बड़ी बातें कही जा रही हैं। तो आज इसी पर करते हैं आपकी बात। और आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं तमाम दिग्गज इन तमाम मुद्दों को लेकर। एक एक कर आपको बयान सुनाते हैं। मैं जितने यहां लोग खड़े हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मशीन से वोटिंग होना चाहिए कि बैलेट पेपर से होना चाहिए? ईवीएम से कौन चुनाव कराना चाहता? हाथ उठाओ। मोदी और शाह, मोदी और अमित शाह। तो अब अगर हमको बैलेट पेपर चुनाव कराना है तो इन्होंने ये कर दिया है कि जब तक 384 से ज्यादा उम्मीदवार राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में खड़े नहीं होंगे, बैलेट पेपर नहीं आएगा, मतपत्र नहीं आएगा। इसलिए हमें 400 उम्मीदवार खड़ा करने के लिए आप सहमत देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर 385 से ज्यादा वोट कैंडिडेट आ गए तो मजबूरी में बैलेट पेपर चुनाव होगा और बैलेट पेपर से भाजपा चुनाव नहीं जीतने वाली, बताएंगे। मोदी जी ने उन सबको अलग कर दिया और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को वहां बिठा दिया और एक चंपत राय वहां के चंपत राय उसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी बना दिए गए। और चंपत राय ने क्या किया? जो हमने चंदा दिया उस चंदे से जमीन का घोटाला कर दिया। देश के जय चंदों की भूमिका में सबसे बड़ा नाम दिग्विजय सिंह है इस देश के अंदर। जो मोहन चंद शर्मा की शहादत पर एक है कि आतंकवादी का सम्मान करने जाएं, दिग्विजय सिंह ने जाकर के आतंकवादी का सम्मान किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी। सर्जिकल स्ट्राइक सेना पर प्रश्न खड़ा करने का काम कौन ने किया? भोजशाला के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंदौर ने आदेश किया कि एएसआई सर्वे करे और सर्वे करने के बाद एएसआई ये तय करे कि यहां मजार थी, मस्जिद थी या सरस्वती का मंदिर था। अब मुझे बताओ, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने ये तो नहीं कहा कि ये तय कर दो क्या मंदिर है। उन्होंने कहा एएसआई सर्वे करे, सर्वे करने के बाद रिपोर्ट दे। लेकिन दिग्विजय सिंह के पेट में कीड़े दौड़ने लग गए। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, वो चुनाव करा रही है और चुनाव के दौरान आप लोगों से कह रहे हो ऐसा। तो ये तो दिग्विजय सिंह तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी बन गई है कि बहाना ढूंढ रहे हैं कि हार का बहाना, जमानत जब्त का बहाना कहां से ढूंढा जाए, तो पहले दिन से ही कहने लग गए। तो आइए आज के सवाल क्या है, सवाल आपको दिखा देते हैं और सवाल के बाद फिर आपको सुनाएंगे कि क्या चल रहा है और इस पर डिबेट करेंगे। पहले आपको सवाल दिखाते हैं। आज के राजगढ़ में दिग्विजय का जीत का नया उन्होंने खोज लिया है विकल्प। ईवीएम को दिग्विजय की सीधी टक्कर, 400 से ज्यादा कैंडिडेट पर चुनाव कराएगा बैलेट पेपर। दिग्विजय को दिखा राम मंदिर चंदा में करप्शन। वीडी शर्मा ने कहा हार देखकर ईवीएम या फिर राम मंदिर पर
ढूंढ रहे हैं बहाना। दिग्विजय सिंह ने ढूंढ निकाला ईवीएम की कार्ड, बैलेट पेपर से चुनाव पर बीजेपी को क्यों है ऐतराज, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो है हम जोड़ने जा रहे हैं। एक एक कर हम हमारे मेहमानों को हम जोड़ेंगे। आपको बता दें कि खास बात यह है कि इस ईवीएम को लेकर के जिस तरह से पूरा बयानबाजी जो चल रही है, उसमें जो नई तरीका खोजा है कि 400 से ज्यादा कैंडिडेट को खड़ा कर देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें बात यह है कि क्या कांग्रेस जो है इस रास्ते पर चल पाएगी। हमारे साथ जो खास मेहमान है, एक एक कर तारुफ करा दे रहा हूं। मेरे साथ घनश्याम पेरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक बीजेपी से, भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से, और योगीराज योगी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। सबसे पहले मैं घनश्याम जी आपके पास आ जाता हूं। घनश्याम जी, क्या लगता है आपको, ये तरीका क्या सही है कि 400 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े कर दिए जाएं? क्योंकि वो लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि ईवीएम से चुनाव मत कराइए और आप सुन नहीं रहे, अब उनके पास विकल्प नहीं बचे हैं। देखिए, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके अपने निर्णय हैं, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी इन्होंने चलाया है, इसलिए इनको लग रहा है कि सरकार कह रही है, सरकार के माध्यम से हो रहा है। अरे भाई, जब आप जीतते हो तब आपको ईवीएम अच्छा लगता है, और हार जाते हैं तो ईवीएम में दोष बढ़ने का काम होता है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के हमारे पुत्र उनके जयवर्धन सिंह जी भी जीते, ईवीएम मशीन से जीते हैं। मैं भी जिस भांडेर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, और मैं जहां से हारा हूं भांडेर से, वहां भांडेर से फूल सिंह बरैया जीते हैं। वो फूल सिंह बरैया जी दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में और ईवीएम पर ठप्पा मरते हुए भोपाल में मुंह काला कराने के लिए गए थे। लेकिन आप देखिए, दुर्भाग्य है कि मुंह काला कराने की जगह केवल काला टीका लगा करके तिचड़ी किया है लोगों ने। भाई क्या है, अच्छा हो रहा है तो हम कर रहे हैं, खराब हो रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं, ईवीएम कर रही है। ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने जो तर्क दिया है कि 400 या 385 ऐसे हम प्रत्याशी, अरे कार्यकर्ता ही नहीं है कांग्रेस के पास में। इनके बूथ पर कांग्रेस का झंडा उठाने वाला, पेटी उठाने वाला, वहां की वोटर लिस्ट लेने वाला, वहां पर बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता नहीं बचेगा। ऐसी भागदौड़ ये कांग्रेस के अंदर मची हुई है, और कहां से लाएंगे ये लगने की। और प्रयास अच्छा है, करना चाहिए, करके देखना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के विश्वास जो हमारे संस्थाओं पर है, उन पर विश्वास करना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी का जैसा हम लोगों ने मध्य प्रदेश की सरकार उनके नेतृत्व चली थी जब वो मुख्यमंत्री थे, कैसा कार्यकाल उनका रहा है जनता समझती है, और जनता पूरी तरह से उनको हराएगी और वहां पर रोड पर जाकर जीतने वाली है। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, देखिए छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी ये कहा कि 384 से ज्यादा कैंडिडेट हमें खड़े करने होंगे, क्योंकि अब यही एक रास्ता रह जाता है कि हम मजबूर कर पाए चुनाव आयोग को कि वो ईवीएम से चुनाव ना कराए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं तो ये केवल बताने के लिए, जनता को एक मैसेज कन्वे करने के लिए कह रहे हैं, या कांग्रेस की कोई स्ट्रेटेजी भी है इसको लेकर? और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि करीब 400 उम्मीदवार कैंडिडेट वहां से नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए, जब जो है संवैधानिक संस्थाओं का अपहरण हो जाता है और वो सुनवाई नहीं करती हैं, जनभावना को नहीं समझती, तो लोग विकल्प तलाशते हैं। ये विकल्प की तलाश है। आप देखिए कि जो चुनाव आयोग है उससे एक बहुत छोटी सी मांग की गई। ये मांग की गई कि आप जो है अगर ईवीएम से चुनाव कराने पर ही आमादा है तो आप जो है पर्चियां गिनवा दीजिए वीवीपैट की। चुनाव आयोग का जो है क्या संज्ञान लिया इस बात का? देश की जो है सारी पार्टियां कह रही हैं कि आप वीवीपैट की पर्चियां गिनवा दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है चुनाव आयोग को? और मोदी जी इतने परम लोकप्रिय हैं, विश्व का फतेह कर ली, उनका दिग्विजय का घोड़ा पूरी दुनिया में घूम रहा है, चांद सूरज सब उनके कदमों में पड़े हुए हैं। वो 1 सेकंड में सीटी बजाते हैं, युद्ध रुक जाता है यूक्रेन का। तो फिर क्या वो जो है इस लोकप्रियता को लेके 400 की उनका नारा है और 542 भी वो जीत सकते हैं, तो इसमें उन्हें पर्चियों से या बैलेट पेपर से जीतने में क्या दिक्कत है? वो तो बैलेट से भी जीत सकते हैं। लेकिन जो है ये घबराहट किस बात की है? इस घबराहट का भी तो जवाब देश की जनता के सामने आना चाहिए कि आखिर आप जब इतने परम लोकप्रिय हैं, परम वैभव को प्राप्त हो चुके हैं, तब फिर इतना डर क्यों है? आप लड़ लीजिए, आप बैलेट पेपर से जीत जाइएगा।
धूल चटा दीजिएगा कांग्रेस को बैलेट पेपर से चुनाव लड़के। लेकिन आपके अंदर जो घबराहट है, और ये जो अभी हमारे जो विधायक जी हारे हुए कह रहे थे कि जो है साहब जो है जब जीतते हैं जब हारते हैं, इनको शायद समझ नहीं है या इनकी जो है पार्टी का इन्हें ज्ञान नहीं है कि जब तुम हार रहे थे तुम तो मुकदमे कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। किसने मुकदमा किया था? अडवाणी जी ने किया। आपने किताबें लिखी ईवीएम मशीन के खिलाफ, सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमे लड़े। काय के लिए लड़ रहे थे आप? तब तो ईवीएम मशीन को आप कह रहे थे बहुत गंदी है, अब तो अच्छी हो गई अचानक। ये जो है ये जवाब आपको देना चाहिए। जब ईवीएम मशीन इंट्रोड्यूस हुई थी सबसे ज्यादा तो खिलाफ है जब 2004 में तुम्हारी सरकार लुढ़की और जो साइनिंग इंडिया खेत हो गया, तब कौन गया था अदालत में? जरा इसका जवाब दें सिरोनिया जी। ये बातें करने से और जो है कंफ्यूजन फैलाने से और धमकियां करने से भूपेन जी सोनिया जी आपके यहाँ पर थे पुरोनिया और आप पुरोनिया कर ले। अरे आप पुरोनिया कर ले। ठीक है हम पर अभी जो सवाल और भूपेन जी आप निश्चिंत रहो। हमने जो आपकी बातों में जनता आने वाली जो जो सवाल सब समझती है। हमने जो सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। जन कल्याणकारी कार्य है, उसके आधार पर हम पुनः बनेंगे। और आप जो कह रहे हैं ठीक है पिरोनिया जी के बारे में ठीक है तो लोकप्रिय कोई कांग्रेस ने नहीं बना दिया उनको। लोकप्रियता उनकी उनके कामों के आधार पर हुई है। लोकप्रियता उनकी जो हमारे जनता के कल्याण के काम किए तो कागज से जीत जाओ ना। और जो कागज से जीतने में डर लग रहा है क्या? लोकप्रियता नहीं है आपके नेता की लोकप्रियता क्यों नहीं हो रही है जब आप इतने विद्वान हैं? ठीक है पिरोनिया जी योगीराज जी को भी मैं इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। प्लीज योगीराज योगेश जी, कांग्रेस की जो डिमांड है, अब जिस तरह से कांग्रेस लगातार इसे लेकर पब्लिक फोरम में जा रही है और कह रही है कि अगर आप इतने ही ताकतवर हैं तो इससे चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते, तो लोगों के मन में क्या ये सवाल उठ रहा है कि यार ठीक है, अगर ईवीएम से चुनाव कराने तो कम से कम वीवीपैट की पर्चियां तो गिनाई जा सकती है, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? तो कहीं ना कहीं अभी विश्वसनीयता का भी खतरा है क्योंकि लोकतंत्र में सबकी आस्था होती है और क्या कहा जाता है कि छोटा सा भी कोई शक और शुबा है तो उसे दूर करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। नहीं, यदि ऐसा लगता है तो वो शक और सुबह दूर होनी चाहिए, वीवीपैट की गिनती भी करा ली जानी चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि बार बार और लंबे समय तक एक ही बात की डिमांड करना, ये थोड़ा सा समझ से परे है। क्योंकि इसको लेके कई बार पब्लिकली भी डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, चुनाव आयोग ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, चुनाव आयोग ने सारे राजनीतिक दलों को चैलेंज किया कि यदि किसी को ये लगता है ईवीएम हैक हो सकती है या इसमें कुछ खामियां तो आके बताए। तो इस पर बहुत सारी डिबेट पहले हो चुकी हैं। लेकिन चुनाव के मौके पर और शायद लगता है कि दिग्विजय सिंह को ये एक ये गेम प्लान उनका हो सकता है कि 400 उम्मीदवार खड़े करके देख लीजिए। तो जो नॉन बीजेपी वाले स्टेट्स हैं वहां भी फिर 400 उम्मीदवार खड़े किए जा सकते हैं। तो ये लॉजिकली कांग्रेस बहुत आगे रहती है, तर्क कह लीजिए उसको, कुतर्क कह लीजिए। लेकिन जब एक व्यवस्था संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा नियुक्त की गई और ईवीएम की शुरुआत कांग्रेस ने की, कांग्रेस ने 2009-2004 के चुनाव जीते, 10 साल कांग्रेस ने ईवीएम से राज किया। अब 10 साल 2 चुनाव बीजेपी ने जीते। तो इस तरह की तमाम तरह की सवाल उठने लगे। फिर भी मेरा ये मानना है कि यदि कोई शंका है तो सारे राजनीतिक दल मिलकर एक बार और बैठ लें, एक बार और चर्चा कर लें। और इसके बावजूद यदि किसी को लगता है कि ईवीएम से चुनाव हारे जा सकते हैं, हराए जा सकते हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि चुनाव जीते जाते हैं कार्यों से, चुनाव जीते जाते हैं जनता के आशीर्वाद से, और जनता आशीर्वाद उन्हें देती है जिन्होंने डेवलपमेंट किया है या जनता के सुख दुख में भागी रहे। दिग्विजय सिंह जी पिछले 50 साल से राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में 50 साल में 5 बड़े काम बता दें। राजगढ़ जिले में स्कूल और कॉलेज तक स्थापित नहीं हो पाए राजगढ़ जिले की कई तहसीलों में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह, उस जिले की सबसे बड़ी एक समस्या थी, सूखाग्रस्त जिला कहलाया जाता था राजगढ़ जिला। उसमें मोहनखेड़ा डैम बनाया, बृहत सिंचाई परियोजना का शुभारंभ हुआ 4 साल पहले। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स थी लोकल इश्यूज की, उनको सॉल्व उस समय नहीं हो पाया। 10 साल दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे, इनके छोटे भाई वहां 4-4, 5-5 बार सांसद रहे। लेकिन राजगढ़ जिले की समस्या जो कि त्यों बनी रही। तो
तो कहने का अर्थ है कि आज भी आप जा रहे हैं तो दो अपील कर रहे हैं। मुझे बार बार यही कहने में बड़ा वो लगता है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो डेवलपमेंट की बात आप करिए कि साहब मैंने 10 साल में राजगढ़ में ये काम किया, आप इस आधार पर मुझे वोट दीजिए। लेकिन वोट में चुनाव में क्या बात हो रही है कि साहब ये मेरा अंतिम चुनाव है। चुनाव में क्या बात हो रही है, राय साहब ने अयोध्या मंदिर में चंदा खा लिया। चुनाव में बात क्या हो रही है, बैलेट पेपर से चुनाव करे जाने चाहिए। तो महत्वपूर्ण इशू यही है कि जो जनता वहां की डिमांड कर रही थी उसको यदि फुलफिल करते आप। एक चीज और कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा, दिग्विजय सिंह कभी अपनी संसदीय क्षेत्र में इतने वोटों से नहीं जीत पाए। तीनों, दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह, जयवर्धन सिंह, जितने अकेले 61,000 वोट से चाचौड़ा विधानसभा से लक्ष्मण सिंह आ रहे। तो कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं वहां के लोगों में यह रहा होगा कि डेवलपमेंट के काम उस समय शायद नहीं हुए और अब हुए, और यदि उस समय हुए तो दिग्विजय सिंह जी को वह बताना चाहिए। पूरा फोकस बेरोजगारी, लोगों के इश्यूज पर फोकस हो, डेवलपमेंट पर फोकस हो तो ज्यादा बेटर होगा, मेरा यह मानना है। ठीक है, फिरोनिया जी आपके पास आता हूं। देखिए, राम मंदिर को लेकर के आप लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन कहा जा रहा है, दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि चंपत राय जी चंदा वहां पर खा लिया गया बीजेपी की तरफ से, और ये आरोप कोई नया नहीं है। लेकिन इस चुनाव में अब ये इस मुद्दे को कांग्रेस बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे चुनावी चंदा हो, चाहे राम मंदिर का चंदा हो, इन पर सवाल उठ रहे हैं। तो इन सवालों को दरकिनार करने के लिए आप सिर्फ विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्य नहीं रख रहे हैं, ये कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं आप तथ्य रख दीजिए, ईवीएम को लेकर आप वीवीपैट की पर्चियां गिन लीजिए, चुनावी चंदे को लेकर के आपने देखा कि कोर्ट के आदेश के बाद सब चीजें सामने आई, राम मंदिर के चंदे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, कोई तथ्य रखेगी बीजेपी? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने या कांग्रेस पार्टी ने जो समय समय पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो काम किया है, जनता ने उसको हमेशा नकारने का काम किया है। और लोकतंत्र में ये जनता सर्वोपरि रहती है, जनता जनार्दन रहती है। जब जनता जनार्दन को इनकी बात समझ में नहीं आती है तो विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। देखिए, ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, आप अंदाज लगाएं कि किस प्रकार से हमने जो हमारे घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में हम लंबे समय से हम नारे लगाते रहते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब कुछ नहीं बना तो चंदे की बात निकाल दी कांग्रेस ने। इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके लोग इस मुद्दे पर और कांग्रेस छोड़ कर रहे हैं, कांग्रेस खाली हो रही है, तो नया शिगुफा छोड़ दिया है। और दिग्विजय सिंह जी तो हमेशा सनातन को नकारने का काम, और ऐसे ऐसे नारे हम सब लोगों ने देखे हैं उनके, किसी को गुरु कहने का काम, किसी को ये सब करने का काम किया है। और इसलिए जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। और जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और तमाम सारे विभिन्न संगठन इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आज तक कोई ये सिद्ध नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पर कहीं कोई किसी प्रकार का घपला, कहीं चंदेबाजी करी होगी। और मैंने प्रारंभ में कहा, जैसा इनका कल्चर रहा है, जैसा काम इन्होंने किया है, जैसा भ्रष्टाचार में आकंठ कांग्रेस डूबी रही है, इनको लोगों में भी वही नजर आता है। और देखिए, आप आने वाले समय में जनता इनको नकारेगी प्रचंड बहुमत के साथ में। जो बातें हमने कही हैं, जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसमें हम सब लोग सफल होने वाले हैं। ठीक है, भूपेंद्र जी, देखिए, आप हमेशा जब भी डिबेट में आप रहते हैं, कांग्रेस रहती है, तो आप लोग कहते हैं कि मुद्दों की बात नहीं कर रही है बीजेपी राम मंदिर की बात करती है, बीजेपी 370 की बात करती है, लेकिन मध्य प्रदेश को क्या मिला? आज योगीराज योगेश जी वही सवाल उठा रहे हैं कि अगर राजगढ़ से दिग्विजय जी लड़ रहे हैं चुनाव, तो उन्हें अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए। एज ए सीएम वो रहते हुए वहां पर उन्होंने जनप्रतिनिधि रहते हुए कितना काम किया, उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? योगी राज जी सुनाए वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उन्हें इस बात की जानकारी होना चाहिए, और मैं समझूंगा कि उन्हें जो जानकारी अवश्य होगी शायद वो छुपाना चाह रहे हों। विजयपुर का कारखाना किसने लगवाया है? क्या बीजेपी ने लगवाया? मोदी जी ने लगवाया? इंजीनियरिंग कॉलेज जो है राघवगढ़ में किसने खुलवाया है? इन्होंने खुलवाया गया। सुन लीजिए, मेरे माधवराव सिंधिया तुम्हारी पार्टी में थे क्या? कैसी बातें करते हैं? आपको जो एक हैरानी नहीं होती इस तरह के असत्य भाषण करने में? मेरी कोई पार्टी कांग्रेस नहीं ने है। कराया ना,
कांग्रेस में मेरी बात, मैं कोई पार्टी नहीं, तो फिर आप ऐसे ऐसे असत्य वाचन क्यों कर रहे हैं भाई? आप सही बात करिए ना, न्यूट्रल होके बात करिए। नहीं, आपने ये कहा कि दिग्विजय सिंह कारखाना लाए, मैंने कहा कि माधवराव जी लाए थे। वहाँ के अस्पताल, सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा कांग्रेस लाई उसको, और ये सारे विकास कांग्रेस ने किए हुए हैं, ये बीजेपी ने नहीं किए हैं। हाँ, बिल्कुल। और बीजेपी के आप 4 काम गिना दीजिए राजगढ़ में, तो मैं बता दूंगा। मैं सुन लीजिए, और बीजेपी का काम मैं गिना देता हूं। वहां के संसद सदस्य पर जो है पीडीएस का जो है खाद्यान्न चोरी करके बेचने का आरोप है। अहमदाबाद की बोरियां उनके गोडाउन में पकड़ी गई थी। इसकी चर्चा भी तो आप करिए, आपकी नॉलेज में सार्वजनिक है, इसकी चर्चा आप करने से डरते हैं। ये जो है केवल कांग्रेस को कोसना, और ये जो भाई साहब अभी पुरौनिया जी, मैं नाम सुधार लेता हूं, क्षमा चाहूंगा, उनका नाम मेरे मुंह से गलत निकल गया, वो जो है ये इस बात को बताएं कि ये चंदा चोरी का आरोप किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया, ये डॉक्टर तोगड़िया ने लगाया। वो आपका सिपहसालार था, इस आंदोलन का जो है मुख्य कर्ता धरता था, उसने आरोप लगाया कि 1400 करोड़ रुपया आपकी संस्था खा गई है। जवाब दीजिए ना तोगड़िया को, इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? आज ये सवाल सर, अभी सुन लीजिए, अब शांति से सुन लीजिए। मैंने आपको शांति से सुना, आपको हमने शांति से सुना, सुनना सीखिए। अभी तोगड़िया को जवाब दीजिए 1400 करोड़ रुपए खाने का। 1400 करोड़ का जवाब तोगड़िया को दिया क्या आपने? शर्म नहीं आती आपको भगवान का पैसा खाने में? ये आपके लोग आरोप लगा रहे हैं, और आपके लोग पकड़े गए हैं। क्या जमीनों की हेरफेर का जो है, सुनिए आप सुनिए पहले, आप सुनिए, आपके लोग पकड़े गए, आपके लोग पकड़े गए, आपके लोग पकड़े गए। आपने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया। राम मंदिर हमने बनवाया, राम मंदिर ये आपके लोग कहते हैं, और चुनाव में इसका जनता बदला लेगी आपसे। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जैसे आप हारे हो ऐसे आपके नेता हारेंगे। ये चिल्लाने से कुछ भी नहीं होता है। आप जैसे हारे ऐसे आपके नेता भी हारेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरी बात सुनिए, आप सुनना सीखिए। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप चिल्ला रहे हैं। ये आरोप तोगड़िया जी ने लगाया, आपकी हिम्मत हो तो उनका जवाब दीजिए। आपकी पार्टी ने पकड़ा जमीनों के हेरफेर में, और उसके बाद उन्हें कुछ दिन के लिए जो है ट्रस्ट से हटाया गया। इसका जवाब आप दीजिए। कोई आरोप झूठा है क्या? ये आपने खुद खोले ये आरोप। और अभी आपको बता दूं, बड़ी बातें देशभक्ति की करते हैं। प्रतापगढ़ में संगमलाल गुप्ता आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लश्कर तैयबा के आदमी को जो है भाजपा ज्वाइन कराइए। इस तरह के पट्टे डाल रहे हैं आप देश में। आतंकवादियों को और जो है देशद्रोहियों को आप शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टी में, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं राष्ट्रभक्ति की। शर्म आनी चाहिए। आप जवाब दीजिए, क्यों आपने भर्ती किया? अरे हमने तो भर्ती किया होगा या ना किया होगा, लेकिन दिग्विजय सिंह जी तो गुरु कहते थे। अरे भाई अभी पता कर लो, जरा पता कर लो, आप उनको क्यों नहीं समझाया? पता कर लो। भारत तेरे ठीक है, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। भूपेंद्र जी, मैं योगीराज योगी जी के पास आ रहा हूँ। फिरोनिया जी प्लीज। योगीराज योगी जी 30 सेकंड में आपको फाइनल कमेंट चाहिए मुझे। क्या ये जो चुनाव है ये ईवीएम को चुनौती देने वाला चुनाव बनकर के उभरेगा, या आपको लगता है मोदी लहर में एक बार फिर कांग्रेस की कोशिशें धराशायी होंगी? नहीं, कोई ईवीएम को कोई चुनौती वाली कोई बात नहीं है ऐसी। ये कुछ क्षणों के लिए जरूर आप डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन ईवीएम इस देश में कोई मुद्दा नहीं है। इस देश का मुद्दा था 500 साल पुरानी समस्या सॉल्व हुई, देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के नेता कह रहे थे। जब कांग्रेस ने उसका निमंत्रण ठुकराया, आदि कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी में चले आए इसी मुद्दे को लेकर। ये है जनता के असल में मुद्दे। दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊं, अभी भूपेंद्र जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे। मैंने 1 महीने पहले ये कहा था, जब कोई नहीं कह रहा था कि राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह, ये मैंने 1 महीने पहले कहा था। मैंने ये भी कहा था 3 सीट ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोर कैंडिडेट है, उसमें एक राजगढ़ भी है। मैं ये भी कह रहा हूं रोडमल नागर अभी भी राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के आधे संसदीय क्षेत्र में जाते ही नहीं है। दिग्विजय सिंह के लिए सबसे आसान यदि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है तो राजगढ़ है। लेकिन बात यही है कि आप वो मुद्दे उठाओ ना। ये पीडीएस का मामला भी भूपेंद्र गुप्ता जी ने उठाया, बिल्कुल मुद्दा है, पर दिग्विजय सिंह जी कहां उठा रहे इस मुद्दे को?
मैं वही तो कह रहा हूं, जो बीजेपी की कमजोरियां, जो रोडमल नागर क्षेत्र में नहीं गए, आप उन पे बात करो ना। आप ये ईवीएम पे बात करके ये माइंड डाइवर्ट होता है और जनता भी भ्रमित हो जाती है। मूल इश्यूज पे यदि आप बात करें तो आज भी राजगढ़ में पिछले 10 सालों में मोदी जी को भी दे दें आप थोड़ी सी। ठीक है सर, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। कहा भाई साहब दे दीजिए कि वो जो ना, है समय विकास चूंकि की खत्म बात हो रहा है, सर, करें, मैं माफी चाहूंगा। केवल विकास की बात ठीक है। करें। बोलिए आप। न ईवीएम कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए देश में बड़ा मुद्दा है, बीजेपी उसे मुद्दा नहीं मानती, लेकिन जाहिर सी बात है कि मुद्दे रोजगार भी हैं, मुद्दे महंगाई भी हैं, मुद्दे भ्रष्टाचार भी है। ये तमाम मुद्दों के बीच जनता किन मुद्दों के साथ जाएगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल शुक्रिया अदा करूंगा मैं भूपेंद्र जी का, घनश्याम जी का और योगीराज योगेश जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त आपको आज थोड़ा कम दे पाया तकनीकी दिक्कत की वजह से, इसके लिए माफी भी चाहूंगा। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।